गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वो बच्चे जिनको अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन वार्तालाप करने में समस्या होती है, लेकिन उनकी इच्छा है कि इंग्लिश बोलना, उनका शौक है, पैशन है, उनके लिए आज ये क्लास, जो आज से होने वाली सारी क्लास है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि आप अपने एक स्पेसिफिक टेंस पढ़ रहे हैं। आज के बाद आने वाले 10-15 दिन हर दिन लगातार स्पेसिफिक टेंस पढ़ेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में मैंने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अपन कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो वो टेंस दो लैंग्वेज के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक होता है हिंदी लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज। प्रत्येक टेंस की हिंदी पहचान भी आपको पता होनी चाहिए और इंग्लिश पहचान भी पता होनी चाहिए। इंग्लिश पहचान का मतलब है एडवर्बियल्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं कुछ, जो उस टेंस को डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इस टेंस के एडवर्बियल्स, जिसको अपन इंग्लिश पहचान कह सकते हैं एक लॉजिकल वर्ड में, इंग्लिश पहचान होती है ऑलवेज। यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में ऑलवेज आ रखा है, इट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। डेली, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, एवरीडे, वंस ए वीक, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं। ये वर्ड कह रहे हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हिंदी पहचान की, यानी इस टेंस की हिंदी पहचान क्या होगी। तो हिंदी वाक्यों के अंत में यदि कहीं पर भी ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आ गया, इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होगा। उस हिंदी वाक्य की इंग्लिश बनाते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस की सारी बातों को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई वाक्य हो गया कि वह पत्र लिखता है, लास्ट में क्या आ गया, ता है। इसका मतलब ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के फंक्शंस, यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है हमेशा। जैसे बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी इस टेंस के फंक्शंस है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य। ऐसी कोई भी चीज जो हमेशा सेम रहती है, कभी उसमें बदलाव नहीं होता है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, ये 110% फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सेकंड है जनरल ट्रूथ्स या जनरल फैक्ट्स, सामान्य तथ्य, कोई भी सामान्य जानकारी। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब इस सेंटेंस में ये एक असम्पशंस है कि इसमें मैक भी हो सकता है और मैक्स भी हो सकता है, ये कोई इश्यू नहीं है, मैक भी सही है और मैक्स भी सही है। अब इस टेंस के कुछ और यूजेज है वो देखेंगे, इनके अलावा कौन कौन से यूजेज हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ और यूजेज हैं इस टेंस के, वो देखते हैं। दो तो हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट्स है। अब इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, अभी अपने सामने देखेंगे अपन। अगला है जनरल फैक्ट्स के बाद तीसरा चीज है साइंटिफिकल फैक्ट। साइंटिफिकल फैक्ट्स यानी साइंस की कोई भी बातें होती है वो सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। साइंटिफिकल फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो क्या हो सकता है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का बर्फ के रूप में जमना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये साइंटिफिकल फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही आता है। अगली बात करें तो हैबिचुअल फैक्ट्स, किसी व्यक्ति की, किसी जीव की, किसी जंतु की कोई जो आदत होती है, हैबिट में होता है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कैसे बात करते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट,
कुत्ते रात के समय भौंकते हैं, ये इनकी हैबिट है, एक्चुअल फैक्ट है। तो इसके अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ऐसे सारे वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है। और देखते हैं इसके यूजेस, इसके फंक्शंस क्या है। अगला इसका फंक्शन है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब या sayings, जितने भी अपनी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, sayings है, ट्रेडिशनल ट्रूथ्स है, वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के आते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, यानी वो अमर नहीं है, उसका अंत निश्चित है। तो ये भी बात किस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगी। तो आपके सामने 5 ऐसे फंक्शंस है जिसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, दूसरा टेंस होने की संभावना भी नहीं होती। अब इस टेंस के बारे में पढ़ते हैं आगे, जिसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, और फिर अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। देखो इस टेंस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, डू और डज। डू का प्रयोग होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब ये पिछले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, प्लूरल कौन होता है। एक बार फिर इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ। प्लूरल में होता है आई, वी, यू, दे। 2 और मोर देन 2 यदि कोई पर्सन्स के नाम है तो वो भी प्लूरल में आता है। सिंगुलर में कौन होता है, ही, सी, इट, और कोई एक व्यक्ति का नाम है। अब देखो वैसे आई भी एक पर्सन है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आता है। अब आई तो थर्ड पर्सन है नहीं, आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई आएगा प्लूरल के साथ। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज होता है, और थर्ड पर्सन में ये होता है, और कोई एक व्यक्ति का नाम है तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं इस टेंस की मेन वर्ब। इस टेंस की मेन वर्ब मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगता है। देखो V1 और V1 प्लस एस या ईएस। अब V1 कहाँ आती है, V1 प्लस एस या ईएस कहाँ आती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, और बोर्ड एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन का पॉइंट बनता है तो इसी जगह से वो क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसको ध्यान समझना है कि कहाँ पर तो V1 आता है और कहाँ पर V1 में एस या ईएस आता है। अपन बात कर रहे हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मैंने आपको बताया 2 फॉर्म्स में आती है, एक तो आपके सामने V1 होगा और एक V1 में एस या ईएस लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट आपके सामने है। V1 तो कहाँ आती है, जब कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल्स मीन्स बहुवचन। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सरल वाक्यों में सब्जेक्ट बहुवचन है तो वहां पर V1 का यूज होता है। यदि सरल वाक्य है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि एस कहाँ पे लगेगा, ईएस कहाँ पे लगेगा। ये एक और क्वेश्चन का पॉइंट बन जाता है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि इस टेंस के किस सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस टेंस के सरल वाक्यों में यदि बहुवचन करता है तब तो V1 केवल V1 आएगी। यदि सरल वाक्य है और उसका कर्ता एक वचन है तो V1 में एस या ईएस लगता है। अब अगला सवाल ये देखते हैं कि एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है। ये एक और पॉइंट बनता है, एस और ईएस का यूज एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है। बहुत ईजी है। यदि किसी वर्ब का अंतिम लेटर एस, डबल एस, सी एच,
ओ एक्स या जेड आया हो तो ES लगेगा, अन्यथा S लगेगा। यानी किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर SWCHOX या Z आ रखा है तब तो ES लगता है, और इनमें से नहीं आ रखा है तब क्या लगता है, S का प्रयोग होगा। यह चीज ध्यान से समझने की जरूरत है इस चीज की कि यदि किसी वर्ब का अंतिम लेटर SWCHOXZ आ गया तब तो अपन क्या लगाएंगे, ES, और इनमें से कोई नहीं आया तो फिर क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। देखो कैसे, थोड़ा यूजेस करके देखते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर अपने ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई मान लो वर्ब है आपके सामने की आई के साथ तो प्ले ही रहेगा ही, क्रिकेट, और दूसरा कोई है सीता कुक फूड, राम वॉच टीवी। ये आपके सामने 3 सेंटेंस है। अब अपन समझने का प्रयास करते हैं कि S कैसे और ES कैसे लगता है। सरल वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट एक वचन है, इसका मतलब वर्ब के अंदर या तो S लगाएंगे या ES लगाएंगे। तो अब अपन को देखना है कि S कहाँ आएगा और ES कहाँ आएगा। अब मैंने ऊपर क्या बताया, वर्ब का अंतिम लेटर, ये वर्ब है, इसके अंदर प्ले, अंतिम लेटर कौन है, Y। अब अंतिम लेटर क्या होना चाहिए, SWCHOX या Z है तब तो ES लगता है, और यदि ये नहीं है तो फिर S लगता है। तो इसके अंदर S भी नहीं है, WS नहीं है, CHOX Z कुछ नहीं है, तो फिर क्या लगेगा, S लगेगा। तो ये ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही कुक, अंतिम लेटर क्या है, K है, देखो इस लिस्ट में K है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसमें भी क्या लगेगा, S लगेगा। अब इसका अंतिम लेटर क्या है, CH, तो इसके अंदर CH है, इट मीन्स इसमें क्या लगेगा, ES। राम वॉचेज टीवी, ऊपर दोनों में S और इसमें ES, तो ये इसका कंसेप्ट रहता है। अब अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वीडियो आप बीच में पॉज करके राइट डाउन करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, वीडियो को बार बार देखोगे तब ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपके। और ये सवाल के पॉइंट है, इसमें सवाल पुटअप होता है, हर बार होता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब पढ़ेंगे तब इसका रिवीजन और करेंगे अपन। देखो ट्रांसलेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव, सरल वाक्यों का ट्रांसलेशन करें, तीनों का अलग अलग करेंगे, स्पेसिफिक रूप से करेंगे। सरल वाक्यों को जब अपन ट्रांसफर करेंगे अपने सामने पैटर्न रहेंगे 2 पैटर्न, बिकॉज आपको पता है सरल वाक्यों में डू डज का प्रयोग तो होगा नहीं। पैटर्न 2 क्या रहेंगे, फर्स्ट पैटर्न होगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एक पैटर्न तो ये रहेगा अपने सामने। एक पैटर्न रहेगा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनीथिंग मोर। दोनों में डिफरेंस आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। V1 के बाद यहाँ से ES है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब कुछ नहीं आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में S या ES लगेगा। अब अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं शतरंज खेलता हूँ। जैसे आपके सामने ये सेंटेंस है, मैं शतरंज खेलता हूँ। सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। पता कैसे करेंगे, मैंने पहले बता रखा है। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नॉट आ रखा हो तो नेगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क हो तो प्रश्नवाचक होता है। जब वो दोनों नहीं होता सरल वाक्य होता है। इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, तो ये क्या सरल वाक्य है।
सबसे पहले वही पैटर्न क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई। अब आई कैसा है तो सिंगुलर लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किस में काउंट होगा, प्लूरल में काउंट होगा। ये तो करता है इसका। फिर इसकी मुख्य क्रिया क्या है, मैं क्या करता हूँ, खेलता हूँ, तो ये खेलता हूँ क्या होगा, इसमें वर्ब हो गई। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और मैं क्या करता हूँ, खेलता हूँ, इसका मतलब शतरंज क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट। अपने को पैटर्न फॉलो करना है प्लूरल सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई। फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्ले, वी प्ले, शतरंज, चेस, वी प्ले चेस, सॉरी आई प्ले चेस, वी नहीं आई। अगला सेंटेंस देखते हैं, एक और एग्जांपल में, वह रसोई घर में खाना बनाती है। ये सेंटेंस आपके सामने, वही सेम, सबसे पहले फाइंड आउट करो कौन करता है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। तो खाना बनाने का काम कौन करती है, वह, तो ये वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर वह क्या करती है, बनाती है, तो बनाती है क्या हो गया, वर्ब हो गई। फिर वह क्या बनाती है, अब वर्ब से क्वेश्चन करना है, व्हाट से, क्या, वर्ब से प्रश्न करना है, क्या बनाती है, क्या बनाती है, आंसर मिला खाना, तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करोगे, जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वो बनाती है, क्या बनाती है, खाना, तो खाना इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, ये इसमें अन्य शब्द है। तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, सबसे पहले वही देखना है, करता कौन है, वह, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर ये सूत्र लगेगा, सबसे पहले करता, तो सी, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट बाद वर्ब, वर्ब कौन है, बनाती, यानी मैक, वही एस लगेगी, एस लगेगा, सूत्र बता रखा है, तो मैक्स, एस लगेगा इसके अंदर, सी मैक्स, फिर वर्ब क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, सी मैक्स फूड, फिर पीछे क्या बच गया, रसोई घर में, इन किचन, इन किचन, वह रसोई घर में खाना बनाती है। दो सेंटेंस आपके सामने, इस तरह क्लियर होगी। ध्यान रखने की बात क्या है कि अक्सर गलती यही होती है, एस कहाँ लगता है, एस कहाँ लगता है, और दोनों ही कहाँ नहीं लगता है, ये चीज़ ही देखने की होती है। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों की टेंशन पढ़ेंगे। इसी चीज़ को टेंशन भूल जाना है, क्यों, क्योंकि बहुत ईजी वे में चल रहे हैं अपन, हिंदी मीडियम के बच्चों को सेंटर में लेके पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन देखेंगे। थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर, क्योंकि साई क्रिया अब आने लगेगी इसके अंदर। ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन, वही पैटर्न ध्यान रखना है, इसमें दो पैटर्न नहीं होंगे, एक ही होगा पैटर्न। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है डू और डज, प्लस क्या लग जाता है, नॉट, क्योंकि ये नॉट तो नेगेटिव की सबसे बड़ी पहचान है, नॉट। उसके बाद आता है V1, अब ऐसे ही सिस्टम खत्म हो गया, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज क्या है इस टेंस की, साई क्रिया, नॉट साथ में लगेगा, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि डू का प्रयुक्त होता है प्लूरल के साथ, डज का होता है सिंगुलर के साथ, नॉट लगता ही है, V1 आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे पहले वाला वाक्य क्या था, मैं शतरंज नहीं खेलता, इजी वे में चल रहे हैं, खेलता हूँ। सबसे पहले देखना है कि वाक्य किस टेंस का है, वही लास्ट में क्या रखा है, ता है, ती है, ता हूँ, इसका मतलब ये किस वाक्य किस टेंस का हो गया, सिंपल प्रेजेंट का। नहीं आ गया, इसका मतलब ये वाक्य कौन सा हुआ, नेगेटिव हुआ। फिर सब्जेक्ट कौन है, आई, आई क्या करता है, खेलता है, तो खेलता है क्या इसके अंदर, वर्ब है, क्या खेलता है, वर्ब से क्वेश्चन करो, क्या का खेलता है, क्या, शतरंज, शतरंज क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट, ये नोट है ये। चलो पैटर्न अनुसार करता कौन है, आई। अब
डू और डज। डू का प्रयोग, डज का प्रयोग होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। तो क्या आई थर्ड पर्सन में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब क्या आएगा? डू, आई डू। नॉट, वर्ब आएगी प्ले। अब प्ले में एस लगाऊंगी? यस, कुछ नहीं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट प्ले चेस। इसको डोंट भी लिख सकते हैं अपन, डोंट शॉर्ट में। डू नॉट को डोंट भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। हम रोज अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। जब तक रोज नहीं बोलेंगे तब तक इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आएगी। हम रोज अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। सब्जेक्ट कौन है? हम क्या नहीं करते हैं? बोलते। तो ये क्या है? वर्ब। क्या नहीं बोलते? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इस टेंस का एडवर्बियल्स है और ये नॉट वर्ड है। ये अकॉर्डिंग टू पैटर्न चलना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वी। फिर वी है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल में आएगा डू, वी डू। नॉट, वी डू नॉट। बोलना क्या बोलते हैं? स्पीक। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। रोज मीन्स डेली। हम अंग्रेजी डेली नहीं बोलते हैं। इसी वजह से समस्या आती है, रुकावट आती है। एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देता हूं। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है। अब डज नॉट को डजंट भी बोल सकते हैं, डजंट, DOESNT, डजंट। और डू नॉट क्या बोलेंगे? डोंट। डज नॉट को डजंट। अब पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का ट्रांसलेशन। ये भी दो प्रकार के होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे है, क्या है। बहुत ईजी है, सरलतम भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की समस्याओं का ध्यान रखा जा रहा है, तो उस चीज़ में आप कोई समस्या नहीं रहेगी। ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का ट्रांसलेशन। इसका भी पैटर्न, ये कुल मिला के दो टाइप के होते हैं पैटर्न। सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या है इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब? डू और डज। बताने की जरूरत नहीं है, पहले बता रखा है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसका पैटर्न होता है WH शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये दो अलग अलग सूत्र है और दोनों का प्रयोग भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूं पहले, तो फिर अपने को समझने का प्रयास करते हैं। क्या वह हमेशा विद्यालय जाता है? एक यह है सेंटेंस। दूसरा, वह हमेशा विद्यालय क्यों जाता है? अब इनको समझने की जरूरत है कि कहाँ पर तो पैटर्न फर्स्ट यूज होगा और कहाँ पर पैटर्न सेकंड यूज होगा। ऐसा कोई सेंटेंस जिस सेंटेंस के स्टार्ट में प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो फिर उस शब्द की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है और पैटर्न फर्स्ट यानी साइक्रिया शुरू में लिखने से उस शब्द का अर्थ बन जाता है।
जब कभी भी हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो फिर पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, तो यानी पैटर्न नंबर 2 यूज होगा। तो ये सेंटेंस है, क्या वह हमेशा विद्यालय जाता है। क्या शुरू में आ गया, इसका मतलब पैटर्न कौन सा लगेगा, सहायक क्रिया शुरू में रखने से उसका अर्थ बन जाएगा। अब वह एक वचन है एक बहुवचन है, एक वचन, तो कौन आएगा, डज। सहायक क्रिया के रूप में क्या आएगा, डज। फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, डज ही। फिर वर्ब क्या है, जाना, गो। अब मान लो ये सरल वाक्य होता तो गो के अंदर क्या लगता, ईएस लगता, जबकि अभी तो अपन इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही इसका कंसेप्ट है ही नहीं। डज ही गो टू स्कूल ऑलवेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल ऑलवेज, क्या वह हमेशा विद्यालय जाता है। अगला सेंटेंस, वह हमेशा विद्यालय क्यों जाता है। अब क्यों बीच में आ गया, इसका मतलब ये पैटर्न लगेगा। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, वाई। डब्ल्यू शब्द के बाद क्या आएगी, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन है, डू डज। अब वह एक वचन है, क्या आएगा, डज ही। फिर गो टू स्कूल ऑलवेज, क्या वह हमेशा विद्यालय जाता है, तो फर्स्ट का। और वह हमेशा विद्यालय क्यों जाता है, क्यों बीच में आ गया, तो इसका पैटर्न ये ध्यान रखना है। 2 सेंटेंस और लेते हैं, फिर अपनी क्लास फाइनल होगी। और समझने का प्रयास करें, जिसका समझ में नहीं आया हो दोबारा, बहुत कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी समझने का प्रयास करो, समझ आएगा। वीडियो को बार बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर तो समझ आएगा ही आएगा। जैसे एक सेंटेंस है आपके सामने, हम वार्षिक समारोह में गाना क्यों गाते हैं। एक सेंटेंस ये है। दूसरा, क्या वह कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आपके सामने 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस का कंसेप्ट देखना। इसके अंदर क्यों शब्द क्या आ गया, बीच में आ गया, तो पैटर्न कौन सा लगेगा, सेकेंड वन। क्यों को इंग्लिश से बोलते हैं वाई, हम बहुवचन है डू, वाई डू वी गाते, सिंग सॉन्ग इन एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह में गाना क्यों गाते हैं। सेकेंड वन देखो, डब्ल्यू एस शब्द वाक्य के शुरू में आ गया तो पैटर्न लगेगा फर्स्ट वाला, एक वचन था इसलिए डज आ गया, डज ही। अब देखो, पढ़ाते, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन बहुवचन नहीं है, सब्जेक्ट तो एक वचन ही है, ये केवल सम्मान के लिए बहुवचन किया गया है। डज ही टीच व्हाट, इंग्लिश इन क्लास। इंग्लिश में अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबको अलग अलग पढ़ा दिया है। इस वीडियो को बार बार देखोगे तब समझ आएगा। वीडियो को रोकना, साथ में अपनी कॉपी में नोट्स राइट डाउन करते रहना ताकि समझ आए, बार बार प्रैक्टिस करना, तब जाके ये चीज़ समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।